क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो पहला मैथ है, इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि साबित करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया था कि हमें जिस भी संख्या को अपरिमेय संख्या साबित करना होता है तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। यहाँ हमें 1/√2 को अपरिमेय साबित करना है, तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि 1/√2 जो है ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां q 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ p बराबर 3 है और q बराबर 4 है। इसी तरह से 5/8 भी एक परिमेय संख्या है, यहाँ p बराबर 5 है और q बराबर 8 है। लेकिन 7/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ p तो 7 है लेकिन q 0 है। ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या में q 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं। अब देखिए, 1/√2 को हमने परिमेय माना है। अभी मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1/√2 को हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 1/√2 बराबर p/q, और यहाँ हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे कि जहाँ p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा q 0 नहीं होना चाहिए। अब आइए हम लोग समझते हैं कि सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है। देखिए, दो संख्याएं सहअभाज्य पूर्णांक कहलाती हैं अगर उन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित न हो। जैसे 5 और 13 सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि अगर आप 5 का गुणनखंड निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1 और 5, और अगर आप 13 का गुणनखंड निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1 और 13। यहाँ 5 और 13 के गुणनखंड में एक को छोड़कर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 5 और 13 दोनों के गुणनखंड में उपस्थित हो। तो इसका मतलब ये है कि 5 और 13 जो है ये सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है, मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आप चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे। हम लोग 1 से गुना करेंगे q में और p से गुना करेंगे √2 में। तो 1 से अगर गुना करें q में तो हमें मिलेगा q बराबर, p से अगर गुना करेंगे √2 में तो हमें मिलेगा √2p। अब इसके बाद हमें किसी तरीके से दू में यहाँ जो रूट लगा है, इस रूट को हमें हटा देना है। तो अगर किसी भी संख्या से हमें रूट को हटाना है तो आप सीधे उस संख्या का वर्ग कर दीजिए, रूट अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है √5। अब यहाँ से 5 से हमें रूट को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि ये जो दू है इस रूट को खत्म कर देगा और हमें मिल जाएगा 5। तो यही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। हम क्या करेंगे कि इस पूरे संख्या का वर्ग कर देंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो पूरा संख्या है ये q के बराबर है। तो अगर हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो हमें q का भी वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे q का होल स्क्वायर बराबर √2p का होल स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा q² बराबर √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और p का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा p²। इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को जानना आवश्यक है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास है 5x बराबर 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 5x के दो गुणनखंड है, एक है 5 और एक है x।
हम यहाँ कह सकते हैं कि 5 जो है वो 5x का एक गुणनखंड है। अब 5x बराबर तो 2 है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 5 जो है वो 2 का एक गुणनखंड है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होगा। अगर आप इस 2p² को ध्यान से देखें तो यहाँ 2p² के 2 गुणनखंड है, 2 और p²। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 है वो 2p² का एक गुणनखंड है। 2p² बराबर तो q² है, तो हम लोग तो ये भी कह सकते हैं कि 2 जो है वो q² का एक गुणनखंड है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख देंगे। हम यहाँ लिखेंगे 2 q² का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब देखिए, अगर 2q² का गुणनखंड है तो ये फिक्स्ड है कि 2 जो है वो q का भी गुणनखंड होगा। मैं आपको इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझा दे रहा हूं कि मैंने जो यहाँ लिखा है कि 2q² का एक गुणनखंड है तो 2q का भी गुणनखंड कैसे होगा। देखिए, अगर मैं लिख रहा हूं कि 3 9² का एक गुणनखंड है, तो ये चीज़ क्लियर है कि 3 जो है वो 9 का भी गुणनखंड होगा। कैसे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मैंने लिखा कि 3 9² का गुणनखंड है। 9² मतलब 81। तो यहाँ एक तरह से मैंने ये लिखा है कि 3 81 का गुणनखंड है, मतलब 3 जो है वो 81 को कटा देगा। तो अगर 3 81 का गुणनखंड है तो 3 तो 9 का भी गुणनखंड है, क्योंकि 3 भी तो 9 को कटा देगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर 3 9² का गुणनखंड है तो 3 भी 9 का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस मैथ को आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। अब देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे कि माना q बराबर 2k, जहाँ k एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है। अब देखिए, यहाँ थोड़ा आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यहाँ आप अपना माइंड जो है थोड़ा ज़्यादा दौड़ाइए। यहाँ मैंने लिखा है कि q बराबर 2k। आखिर मैंने q बराबर 2k ही क्यों लिखा? मैंने इस मैथ को बहुत लोगों को बनाते हुए देखा है और लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं q बराबर 2k। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन उनसे पूछिएगा, आप अगर कहिएगा कि इसको बताइए कि आपने क्यों लिखा, तो लोग यही कह देते हैं कि बस इसको लिखना है तो लिखना है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर q बराबर हम लोग 2k क्यों लिखेंगे। तो देखिए, हम लोग q बराबर 2k क्यों लिखेंगे। यहाँ जो मैंने q बराबर 2k लिखा है, ये कोई मैंने नया चीज़ नहीं लिखा है। मैंने ये जो लास्ट में स्टेटमेंट लिखा है, लास्ट में मैंने जो ये सेंटेंस लिखा है, इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को मैंने यहाँ समीकरण के रूप में लिख दिया है। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है 2k। 2k का मतलब ये हुआ कि 2k के 2 गुणनखंड है, 2 और k। तो हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो 2k का एक गुणनखंड होगा। 2k बराबर तो q है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 2 जो है वो q का एक गुणनखंड होगा। और यही चीज़ तो हमने यहाँ लिखा है कि 2q का भी गुणनखंड होगा। तो आपको मैंने समझा दिया कि आखिर q बराबर यहाँ मैंने 2k क्यों लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम लोग q को यहाँ ज्यों कहते हुए लिख देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, बराबर 2k को हम लोग यहाँ ज्यों कहते हुए लिख देंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो अगर हम लोग q का वर्ग करें तो हमें मिलेगा q² बराबर 2k का अगर वर्ग करें तो 2 दूनी 4 और k का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा k²। अब यहाँ हमें मिला q² बराबर 4k²। अब आप समीकरण फर्स्ट में आ जाइए। देखिए, समीकरण फर्स्ट में हमारे पास है q² बराबर 2p²। हम क्या करेंगे कि यहाँ q² के जगह पे 2p² लिख देंगे, क्योंकि q² बराबर क्या है, 2p²। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2p² बराबर, इसको हम लोग यहाँ ज्यों कहते हैं उतार देंगे, 4k²। तो यहाँ क्या होगा कि 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा, तो हमें यहाँ मिला p² बराबर 2k²। अब आप यहाँ गौर कीजिए। देखिए,
दो के स्क्वायर जो है इसके दो गुणनखंड है, दो और के स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो जो है वो दो के स्क्वायर का एक गुणनखंड है, और दो के स्क्वायर बराबर तो पी स्क्वायर है। तो हम लोग तो ये भी कह सकते हैं कि दो पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है। तो यही चीज हम लोग यहाँ अब लिख देंगे। हम लिखेंगे कि दो पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो अगर दो पी स्क्वायर का गुणनखंड होगा तो मैंने अभी आपको समझाया कि दो जो है पी का भी गुणनखंड होगा, पी का भी गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर दो क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है तो दो क्यू का भी गुणनखंड होगा। इसी हिसाब से अगर दो पी स्क्वायर का गुणनखंड है तो दो पी का भी गुणनखंड होगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारा अंतिम सेंटेंस है और यहाँ पे जो हमारा ये अंतिम सेंटेंस है, आप दोनों को पढ़िए। यहाँ लिखा है दो क्यू का गुणनखंड होगा, यहाँ लिखा है दो पी का गुणनखंड होगा। इसका मतलब ये है कि दो जो है पी और क्यू दोनों का गुणनखंड है। मतलब ये है कि दो जो है पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत हो गया। दिक्कत क्या हो गया? शुरू में हम लोगों ने माना था कि पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात पी और क्यू के बीच में एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जबकि यहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो भी है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो यहाँ लिखा था कि पी और क्यू सहअभाज्य है, ये गलत है। क्योंकि सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि दो संख्याएं सहअभाज्य तब कहलाती हैं जब उन दो संख्याओं के बीच एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जबकि हम यहाँ ये देख रहे हैं कि P और Q जो है इनके बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? दो है। तो इसका मतलब ये जो हमने माना था ये गलत है। तो जब ये गलत है, अब आप यहाँ पे पहले इस वाक्य को देखिए और फिर इस वाक्य को देखिए। देखिए इसमें लिखा है कि दो क्यू का गुणनखंड होगा, यहाँ लिखा है दो पी का गुणनखंड होगा। कहने का मतलब ये है कि दो जो है पी का भी गुणनखंड है और दो क्यू का भी गुणनखंड है, अर्थात दो जो है पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब इसके पहले शुरू में हम लोगों ने माना था कि पी और क्यू जो है ये सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि P और Q के बीच में एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जबकि यहाँ हमने ये देख लिया कि P और Q के बीच में दो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो ये माना था कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, ये तो गलत है। तो अगर ये गलत हो जाएगा तो हमारा ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो 1/√2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो इसके लिए मुझे इसका कुछ पार्ट मिटाना होगा। अगर आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे बैक करके और नोट कर सकते हैं। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यहाँ P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, अतः P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। अतः 1/√2 परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। स्पष्टतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा।
अपरिमेय संख्या होगा। और इस तरह से हमारा जो ये मैथ था ये साबित हो